मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर। पिछले वीडियो में हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो धारा 13 थी उसका उपधारा 1 के बारे में चर्चा की थी और 1 क के बारे में चर्चा की थी। जो धारा 13 है वो है डाइवोर्स के बारे में, विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान करती है और बताती है कि वो कौन कौन से ग्राउंड है जिनके आधार पर पति व पत्नी जो है तलाक के लिए पिटीशन दायर कर सकते हैं न्यायालय के अंतर्गत। तो धारा 13 का जो उपधारा 1 है और उपधारा 1 क है, उनमें जो ग्राउंड बताए गए हैं वो पति व पत्नी दोनों के लिए अवेलेबल हैं। यानी पति भी या पत्नी भी दोनों ही उनमें से अपने विवाह विच्छेद के लिए आवेदन उन ग्राउंड के आधार पर न्यायालय में कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा जो 13 है उसकी उपधारा 2 के बारे में। जो धारा 13 की जो उपधारा 2 है उसके अंदर जो ग्राउंड बताए गए हैं वो पत्नी को ही अवेलेबल है, महिला को ही अवेलेबल है कि उन आधारों पर वो अपने जो विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है। तो हम चर्चा करते हैं धारा 13 की उपधारा 2 के बारे में। पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगी। किन आधारों पर अर्जी उपस्थापित कर सकेगी? भाई पत्नी को धारा 13 की उपधारा 1 और उपधारा 1 क में जो ग्राउंड्स है वो तो मिले हुए ही हैं, लेकिन धारा 2 में स्पेशल ग्राउंड भी दिए गए हैं जो खाली पत्नी को ही मिले हैं। वो कौन कौन से ग्राउंड हैं कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में जो विवाह है वो इस अधिनियम के पूर्व अनुष्ठापित हुआ था, यानी जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ उससे पहले ही विवाह अनुष्ठापित विवाह की दिशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था। जब ये मतलब दोबारा फिर उसने विवाह कर लिया था, यानी वो विवाहित तो था ही सही लेकिन इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व उसने फिर दोबारा विवाह कर लिया था, या अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी। ठीक है, तो या तो उस जो अनुष्ठापन के समय जो विवाह कर रहा है कोई पत्नी जीवित थी उसकी, या उसका पहले से विवाहित था और उसने इस जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वो लागू होने से पहले उसने दूसरा विवाह कर लिया था जिसके साथ उसका वैसे ऐसा प्रारंभ के पूर्व में हुआ था। यानी कुल मिला के बात करें तो यूँ कह सकते हैं कि तो उसकी एक साथ 2 जीवित पत्नियां हैं, 2 जीवित पत्नियां मौजूद है। तो वहाँ पर क्या होगा, परंतु यह जब तक कि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो, यानी दोनों की दोनों ही उस समय जीवित हो, तो वो न्यायालय में जो पत्नी है वो पत्नी न्यायालय में आवेदन कर सकती है कि मेरे जो है जो पति के है जो 2 जीवित पत्नियां हैं, अतः मेरे विवाह की विवाह विच्छेद की डिग्री को पारित किया जाए। तो इसका यही है कि एक जो पति है वो अगर उसके 2 जीवित पत्नियां हैं तो वो विवाह विच्छेद के लिए, अगर वो ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता उसके पहले ही उसने एक जीवित पत्नी थी और ये अधिनियम लागू होने से पहले ही उसने दूसरी शादी कर ली, और तो वहाँ पर वो विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है जो उपधारा 2 के खंड 1 के तहत 2 जीवित पत्नियां होने की स्थिति में। अब इसका जो खंड 2 है वो बात करता है कि पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात पति ने विवाह होने के बाद में बलात्संग का दोषी पाया गया, गुदा मैथुन या पशुगमन का वो दोषी रहा है, जो कि आईपीसी की धारा 376 और 377 में बताया गया है, उनका दोषी रहा है। डेट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी। यदि जो पति है वो बलात्संग का, गुदा मैथुन का या पशुगमन का जो दोषी है तो वहाँ पर भी पत्नी को ये अधिकार मिल जाता है कि वो न्यायालय में अपने विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर डिग्री प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से जो तीसरा खंड है उसमें कहा गया है कि हिंदू दत्तक या भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन वाद में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन या दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की तत्समान धारा 488 के अधीन कार्रवाई में, ये सब मेंटेनेंस की कार्रवाइयाँ हैं, भरण पोषण की कार्रवाइयाँ हैं। कार्रवाई में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध, यानी न्यायालय ने पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध डिक्री पारित की हुई है। यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी, यानी न्यायालय ने जो है
भरण पोषण अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम के तहत जो पति के अगेंस्ट में मेंटेनेंस की डिग्री पारित कर रखी है कि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण का जो खर्चा है वो उसको दें, और वो पत्नी भी है जो पति के साथ नहीं रही है, कहीं और रह रही है, फिर भी न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप अपनी पत्नी के भरण पोषण का जो है वो खर्चा दें। और ऐसी डिग्री के पारित होने के बाद भी, ऐसे आदेश के पारित हो जाने के बाद भी 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। यानी भरण पोषण की जो डिग्री है वो पति के अगेंस्ट में जारी की गई है कोर्ट ने, उसके बाद साल भर गुजर गया है और पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं हुआ है, सहवास नहीं हुआ है, सहवास का प्रारंभ नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी ये जो ग्राउंड है वो जो पत्नी है उसको अवेलेबल है कि वो अपने पति से विवाह विच्छेद करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है। उसी प्रकार से जो चौथा खंड है उसमें कहा गया है कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, यानी कि जो पत्नी का जो विवाह है, चाहे वो विवाहोत्तर संभोग हुआ है, मतलब शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है संभोग हुआ है, रिलेशनशिप बनी है या नहीं बनी, उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था, यानी कि जो वधू थी, पत्नी थी, वो 15 वर्ष की नहीं थी और 15 वर्ष के पहले ही उसकी जो शादी थी वो कर दी गई थी, और उसके 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया। यानी एक जो हिंदू पत्नी थी उसका विवाह उसकी 15 साल की उम्र से पहले हो गया, और 15 उसके बाद में चाहे उसका जो विवाह के बाद में उस पत्नी के साथ में संभोग हुआ या नहीं हुआ, ये यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पत्नी को ये अधिकार है कि अगर उसका विवाह उसकी 15 साल की उम्र के पहले हुआ था और तो वो 18 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले आयु प्राप्त जब वो 18 साल की होती है तो 18 साल की आयु प्राप्त करने के पूर्व अपने विवाह का निराकरण कर सकती है, अपने विवाह को ख़त्म कर सकती है, अपने विवाह को रेपुडिएट कर सकती है। तो ये पत्नी का अधिकार होता है, इसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, यानी विवाह को खंडन करने का अधिकार। इसको वयस्कता का विकल्प भी कहते हैं कि जब किसी लड़की का विवाह उसकी 15 वर्ष की आयु होने से पूर्व किया जाता है, और यहाँ पर ये इमैटेरियल है, अर्थहीन है कि साहब विवाह के बाद में उसका और पति के बीच में संभोग हुआ है या नहीं हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो 18 वर्ष की आयु के पूर्व अपने इस विवाह का खंडन कर सकती है, अपने इस विवाह को शून्य करवा सकती है, और इसको कहा जाता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, वयस्कता का अधिकार, जो कि पत्नी का एक अधिकार है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धारा 13 के बारे में। जो सेक्शन 13A है उसमें बताया गया है कि अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग, यानी डाइवोर्स की जो प्रोसीडिंग है उसमें कौन कौन से अल्टरनेटिव रिलीफ हैं वो दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं धारा 13 के बारे में। विवाह विच्छेद की कार्रवाइयों में प्रथति को वैकल्पिक अनुदेश, यानी विवाह विच्छेद की जो कार्रवाइयाँ होती है उसमें जो पिटिशनर है उसको क्या वैकल्पिक अनुतोष दिया जा सकता है, यानी विवाह विच्छेद की डिक्री के अलावा उसको अन्य क्या रिलीफ दिया जा सकता है। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर, जो हमने देखा कि विवाह विच्छेद के लिए जो आवेदन है वो धारा 13 में किया मतलब किन आधारों पर किया जाता है वो धारा 13 में बताए गए हैं आधार। तो उन विवाह विच्छेद के जो आधार है उन आधारों पर कोई व्यक्ति विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटन चाहता है और अर्जी लगाता है न्यायालय में, तो यहाँ पर धारा 13 में बताया गया है कि उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी, यानी उन कंडीशंस को छोड़कर जिसमें कि अर्जी किन ग्राउंड के आधार पर लगाई गई है, इन ग्राउंड्स को छोड़कर, यानी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2 1 का जो उपखंड 2 है उसमें कहा गया था कि दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में हम परिवर्तित हो गया, यानी उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है इस ग्राउंड को छोड़कर, यानी कि अब वो हिंदू नहीं रह गया है। दूसरा जो ग्राउंड है वो है जो है खंड 6 को छोड़कर,
6 को छोड़कर, यानी 6 में दिया गया था कि उसने किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया, यानी संन्यास ले लिया है, यानी उसका धर्म परिवर्तन हो गया है, या उसने संन्यास ले लिया है, या फिर उसकी सिविल डेथ हो गई है, वो 7 वर्ष से लापता है। तो इन 3 आधारों को छोड़कर यदि किसी ने न्यायालय के अंतर्गत जो अपने विवाह विच्छेद के लिए डिक्री दायर की है, तो इन 3 ग्राउंड्स को छोड़कर, जो कि धारा 13 की उपधारा 1 में दिए गए हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की है कि पहला ग्राउंड है कि धर्म परिवर्तन के आधार पर हिंदू नहीं रह गया है, दूसरा संन्यास ले लिया है, तीसरा 7 साल से वो लापता है, जो कि धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2 और 6 और 7 में दिए गए हैं ये 3 आधार। इन आधारों को छोड़कर यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत समझता है, यदि जो न्यायालय को ऐसा लगता है मामले की परिस्थितियों को, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसको ये ज़्यादा उपयुक्त लगता है कि साहब विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं करें, उसके पहले कोई दूसरी डिग्री पारित करें, रखते हुए न्याय संगत समझता है, तो वह विवाह विच्छेद की डिग्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिग्री पारित कर सकेगा। तो वहाँ पर वो न्यायालय है जो विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं करेगा, वो विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करने के बजाय जुडिशल सेपरेशन की जो डिग्री है वो पारित कर देगा, जैसा कि हमने पढ़ा था जुडिशल सेपरेशन के बारे में, धारा 10 के बारे में। क्योंकि जुडिशल सेपरेशन का मतलब होता है विवाह संबंध को समाप्त किए बिना ही दोनों पक्षकारों को अलग अलग रहने के लिए कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश जुडिशल सेपरेशन कहलाता है। ये इसलिए कि हो सकता है कि जुडिशल सेपरेशन के बाद में वो उन दोनों पति पत्नी को कोई बात समझ में आए और दोनों है उनके बीच में मेल मिलाप हो जाए, दोनों के बीच में जो है वापस से है सब चीज़ें ठीक हो जाए, इसलिए यहाँ पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं करके जुडिशल सेपरेशन की डिग्री पारित की जाती है। लेकिन अगर किसी दोनों में से किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, सन्यासी बन गया है, 7 साल से लापता है, तो इन तीनों ग्राउंड पे अगर आवेदन किया गया है तो वहाँ पर विवाह विच्छेद की डिग्री ही पारित की जाएगी, या न्यायालय जो भी उचित समझे, लेकिन न्यायिक पृथक्करण की डिग्री वहाँ पर पारित नहीं होगी। इन 3 ग्राउंड के अलावा जो हमने पढ़ा धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 6 और 7 में, इनके अलावा न्यायालय अगर चाहे तो विवाह विच्छेद के लिए जो अर्जी थी उस पर विवाह विच्छेद की जो है डिग्री पारित न करने के बजाय वो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर सकता है, क्योंकि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री और विवाह विच्छेद की डिग्री में अंतर है। विवाह विच्छेद के बाद में पति पत्नी के बीच में कोई संबंध नहीं रह जाता, उनका जो विवाह है वो शून्य हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण में उनके बीच में गुंजाइश रहती है कि मेल मिलाप की गुंजाइश रहती है कि हो सकता है कि इस नए जुडिशल सेपरेशन की डिग्री के बाद में दोनों के बीच में मेल मिलाप रहे, दोनों के बीच में जो है परिस्थितियां ठीक हो जाए, दोनों फिर से साथ में रहने लग जाएं। तो ये हमने देखा धारा 13 क के बारे में कि विवाह विच्छेद की कार्रवाइयों में प्रत्यर्थ को वैकल्पिक अनुदोष क्या क्या मिल सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं एक जो अच्छा कंसेप्ट है, ये है पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद। ये जो कंसेप्ट था ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो धारा 13 ख थी, 13 बी थी, वो नहीं थी। इस जो 13 बी जो सेक्शन है इसको जो हिंदू जो विवाह विधियां संशोधन जो विधेयक हैं 1976 का जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 के अधिनियम के द्वारा इसको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जोड़ा गया और इसमें जो नया प्रावधान दिया गया है वो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। ये 1976 के अधिनियम संख्या 68 की धारा 8 द्वारा 27/5/1976 को अंतस्थापित किया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम 13 बी में चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुस्थापित किया गया हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वो 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रहे हैं। यानी कि अब ये नया प्रावधान जोड़ा गया है धारा 13 बी के रूप में कि
कि इस उपबंधों के अधीन रहते हुए विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर, यानी दोनों अपने आपस में मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा जो विवाह है वो जो हिंदू जो विवाह संशोधन अधिनियम 1976 है इसके प्रारंभ हुआ हो या बाद में हुआ हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। जिला न्यायालय में दोनों मिलकर, पक्षकार मिलकर इस आधार पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब हमारा जो विवाह है इसका विवाह विच्छेद किया जाए या हमें डाइवोर्स की डिग्री प्रदान की जाए, क्योंकि हम जो दोनों हैं पति पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक समय से हम दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं, हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं और हम दोनों को अलग अलग रहते हुए 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए कि विवाह का विघटन कर दिया जाए। और न्यायालय में वो ये बोलते हैं माननीय न्यायालय को कि साहब हम 1 वर्ष से बिल्कुल साथ में नहीं रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में, हम दोनों अलग अलग रहते हैं और हम दोनों इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं, हम दोनों की यह आपस में पारस्परिक सहमति है कि न्यायालय के द्वारा हमारे विवाह का विघटन कर दिया जाए और हम हमारे इस विवाह का विच्छेद चाहते हैं, हम डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से और दोनों न्यायालय में आवेदन करते हैं। तो उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से जैसे ही न्यायालय में दोनों पक्षकार मिलकर जो कि 1 वर्ष से एक साथ में नहीं रह रहे हैं अपने विवाह के विघटन के लिए अर्जी दायर करते हैं, उसके अर्जी पेश करने के 6 मास के पश्चात, यानी कम से कम न्यायालय 6 महीने तक रुका रहेगा ताकि अगर दोनों जो पति पत्नी के बीच में कोई गुंजाइश की रास्ता निकल सके, दोनों में मेल मिलाप की कोई संभावना हो तो, और हो सकता है इस 6 महीने की अवधि में दोनों के बीच में मेल मिलाप हो जाए, इसलिए न्यायालय 6 महीने तक रुका रहेगा। तो वो उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात, यानी 6 मास के बाद में और उस तारीख से 18 माह के पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले जाती, दोनों पक्षकारों ने अर्जी लगाई है न्यायालय में, उस अर्जी पर जिस दिन अर्जी लगाई गई थी उस अर्जी लगाने के दिन से 6 मास के पश्चात तक और 18 महीने से पूर्व, यानी अर्जी लगाने के 6 मास तक तो कुछ नहीं करेगा और 6 मास के बाद में 6 मास से और 18 महीने तक पूर्व, इन दोनों के बीच में जो भी समय रहेगा, जो भी न्यायालय को उचित लगेगा उस समय अगर अर्जी वापस नहीं ले ली जाती है, इस बीच में अगर अर्जी जो है वो वापस नहीं ले ली जाती है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनेगा और उसके पश्चात में अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई जांच की जानी चाहिए तो वो जांच करेगा। उसके बाद अगर वो ठीक समझे अपना ये समाधान कर लेता है, इस बात पे सुनिश्चित हो जाता है कि कल की विवाह अनुष्ठापित हुआ था, ऐसा इन दोनों के बीच में विवाह हुआ था और अर्जी में किए गए जो कथन थे वो सही थे, तब यहाँ पर न्यायालय ये घोषणा करते हुए कि विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करेगा कि विवाह की डिग्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। तब यहाँ पर न्यायालय जो है वो विवाह जो विच्छेद की डिग्री है वो पारित कर देगा। ऐसी अर्जी पेश करने के 6 मास के पश्चात और 18 माह के पूर्व अगर दोनों पक्षकारों ने उस अर्जी को वापस नहीं लिया है और मामले और तथ्यों की जांच करने के बाद में और अपना ये समाधान करने के बाद में कि इन दोनों के बीच में विवाह हुआ था, और तब जो न्यायालय है वो विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करेगा और विवाह की जो डिग्री की तारीख से जिस दिन डिग्री हुई है उस विवाह का विघटन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में धारा 13 की उपधारा 2 के बारे में चर्चा की, जिसमें कि जो पत्नी है उसको स्पेशल ग्राउंड दिए गए हैं 4, जिन ग्राउंड पर खाली पत्नी ही न्यायालय में अपने विवाह के विघटन के लिए अर्जी लगा सकती है। उसके बाद हमने धारा 13A के बारे में चर्चा की, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अब न्यायालय में अपने विवाह विच्छेद की डिग्री लगाता है तो वहाँ पर न्यायालय जो होता है वो विवाह विच्छेद के बजाय न्यायिक जो होता है जुडिशल सेपरेशन की डिग्री पारित कर सकता है। लेकिन ऐसी जो डिग्री है जो आवेदन किया गया था विवाह विच्छेद का वो धारा जो 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 6 और 7 के आधार पर नहीं होना चाहिए, जिसमें धर्म परिवर्तन और अपना सन्यासी होना और 7 वर्ष से लापता होना, सिविल डेथ होना, इन तीनों ग्राउंड के आधार पर अगर विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए आवेदन किया था तब तो विवाह विच्छेद की डिग्री ही पारित की जाएगी, अन्यथा अन्य ग्राउंड के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री के स्थान पर
न्यायिक पृथक्करण की डिग्री जारी की जा सकती है। और धारा 13B में हमने चर्चा की है कि पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद पति पत्नी अगर दोनों 1 साल से साथ में नहीं रह रहे हैं तो न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं सहमति से, और न्यायालय उनके आवेदन पर 6 मास के पश्चात और 18 माह के पूर्व यदि दोनों पक्षकारों ने उस अपनी अर्जी को वापस नहीं लिया है तो वो उनके बीच में जो है वो उनके विवाह विघटन की डिग्री को पारित कर देगा। तो ये जो नया कंसेप्ट है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये जो है विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत नया जोड़ा गया है। धन्यवाद।